एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 है मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड अब हम इसके टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको रिसोर्सेज क्या होता है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, और एक चीज़ जो है वो रिसोर्स कैसे बन जाती है वो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो पहले आप वो जाके देख लीजिए तो आपके चैप्टर का बेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, यानी रिसोर्सेज जो है उनका भी डिवीजन हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज में, और नेचुरल रिसोर्सेज का भी सब डिवीजन हो जाता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। ओके, एंड ह्यूमन मेड होती हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन खुद भी रिसोर्सेज, ठीक है। तो पहले नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा चार्ट के थ्रू समझा दिया। नेचुरल रिसोर्सेज होता है ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि नेचर से निकाले जाते हैं, ठीक है, जो हमें नेचर से अपने आसपास के जगहों से मिलते हैं एंड उनको हम बिना ज़्यादा कुछ उनमें बदलाव किए उनको यूज़ करते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, यानी कि जो एयर है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, तो क्या हम उसको मॉडिफाई यानी कि उसको बदल कर सांस लेते हैं? नहीं, जैसी जैसी एयर हमें नेचर से मिल रही है हम वही एयर अंदर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हम उसमें कोई अलग गैस ऐड कर रहे हैं एंड फिर उसको ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हमें जो सी एयर मिल रही है नेचर से हम तो वही ब्रीथ कर रहे हैं। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स है। द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, जो वाटर हमें रिवर, लेक्स और दूसरी वाटर बॉडीज से मिलता है वो भी हम कभी कभी मतलब हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके पी लेते हैं, यानी कि उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम उसको यूज़ करते हैं। एंड वाटर जो है वो भी हमें नेचर से ही मिलता है, इसलिए नेचुरल रिसोर्स है। दिस सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल जो मिट्टी है, मिनरल्स जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको लर्न करनी है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें से जो बहुत से रिसोर्सेज है वो क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर का, यानी कि वो हमें फ्री में मिला हुआ है। मतलब इतनी अच्छी जो चीज़ है वो हमें नेचर ने फ्री में दे दिया, हमें उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा, ठीक है। नेचर तो हमें चीज़ें फ्री में ही देता है ना, पैसे तो नहीं लेता हमसे कि आप ये चीज़ इस चीज़ को यूज़ करो, इसकी वजह से आप जिंदा हो। एयर है तो एयर को ब्रीथ करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इनमें से काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, ठीक है, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, एयर, ठीक है। एयर को हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, उसको बदलाव उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। यानी कि कुछ केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, टूल्स और टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ सकती है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, उनका बेस्ट यूज़ बनाने के लिए, यानी कि उनको बेस्ट तरीके में यूज़ करने के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें उसमें मॉडिफिकेशन लानी पड़े, उसमें बदलाव लाने पड़े टूल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। जैसे वाटर है, तो वाटर अभी क्या हो रहा है, वाटर टाइम के साथ साथ पल्यूट होता जा रहा है वाटर बॉडीज़ में, तो क्या है हमें उसमें मॉडिफिकेशन ज़बरदस्ती लानी पड़ रही है। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, वो डायरेक्टली पानी को यूज़ कर लेते थे। अभी के टाइम में क्या है, वाटर इतना पॉल्यूशन फैल रहा है पानी का कि हम उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज से निकाल के नहीं पी सकते या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है कि हमें उसको टूल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको मॉडिफाई करना ही पड़ता है, ओके, उसको नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए पानी को, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का भी सब डिवीजन हो जाता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अभी हम उसको रिवाइज करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका जो अमाउंट है वो रिटर्न हो जाता है अर्थ पर। रिन्यूड और रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, रिटर्न यानी कि दोबारा से मिल जाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जिनको नहीं आता। जैसे आपके वॉलेट में ₹2000 थे, 2000 रुपीज़ था आपकी वॉलेट में, आपने उसमें से हाफ पोर्शन यानी कि 1000 रुपीज़ निकाल लिए, ठीक है, एंड उसमें दोबारा से 1000 रुपीज़ भर दिए। तो क्या हुआ, उसमें दोबारा से जब आपने 1000 रुपीज़ भर दिए तो उसका जो अमाउंट जो कि
कि उसमें जो गैप बना था 1000 रुपीज़ का, वो आपने दोबारा से उसको फुलफ़िल कर दिया, रिटर्न कर दिया। जो आपका 2000 रुपीज़ था उसमें से आपने 1000 निकाल दिए, तो आपके पास 1000 रुपीज़ कम हुए ना। तो आपने उस गैप को कैसे फिल किया? दोबारा से 1000 रुपीज़ डाल के। ऐसे ही होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे वाटर है, वाटर से आपको ईजिली समझना चाहिए। वाटर साइकिल आपने पढ़ी हुई है ना। वाटर जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर उठता है, क्लाउड बनता है, फिर नीचे फिर से बारिश हो जाती है। तो ये जो साइकिल बनी हुई है वाटर की, तो इससे क्या होता है कि अर्थ पर वाटर की कमी नहीं होती है। पर आपने न्यूज़ में काफ़ी बारी सुना भी होगा कि यहाँ पे पानी की कमी हो गई, यहाँ पे ड्रॉट पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा कि जब हम वाटर, मिट्टी और फॉरेस्ट जो है, ये भले ही हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब कि वाटर साइकिल जो है वो पानी को ख़त्म नहीं होने देती है। सॉइल जो है, सॉइल भी मतलब कि सॉइल जो है वो भी खुद के मतलब सॉइल जो है वो खुद भी अपने चीज़ें जो है कर लेती है। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट भी खुद उग जाते हैं सीड डिस्पर्सल से। पर क्या होता है जब आप इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज़ करो, मतलब धड़ाधड़ फॉरेस्ट कट करे जा रहे हो, सॉइल पे जितना मर्जी क्रॉप्स उगाए जा रहे हो, सॉइल पे बर्डन बना रहे हो, ठीक है। पानी जो है, पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज करो, पानी पॉल्यूट करे जा रहे हो, ये सोच के कि ये तो अनलिमिटेड है, तो आते ही जाएंगे। वो नहीं है अनलिमिटेड। वो आपको लगता है ऐसा कि वो अनलिमिटेड है, पर उनका स्टॉक जो है वो आपके केयरलेसली यूज़ करने से इन चीज़ों को, वो उनका स्टॉक यानी कि अमाउंट जो है उसका कम हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा? इसलिए तो होता है कि जगह जगह पे ड्रॉट पड़ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पानी की बचत नहीं करी, ठीक है। पानी बचा के रखा होता तो ऐसा होता क्या, है ना, ठीक है। वो बारिश नहीं आई तो वो अलग बात है, पर पानी का केयरलेस यूज़ किया तभी तो ये सब हो रहा है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब हम क्या समझते हैं कि वाटर जो है वो तो अनलिमिटेड है, वो तो आते ही जाएगा। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज आर मेजर प्रॉब्लम मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। मतलब क्या होता है कि ऐसा समझते हैं हम तो कि वाटर जो है ये तो अनलिमिटेड है, जितना मर्जी यूज़ करो। पर क्या है कि ऐसे बहुत जगहें हैं जहाँ पे वर्ल्ड में, ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे वाटर की जो शॉर्टेज है और जो मतलब सूखा पड़ जाता है उन जगहों पे, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? अब अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ लिया कि वो रिसोर्सेज जो कि जब हमने यूज़ किया तो दोबारा से अर्थ पर रिटर्न हो जाता है, ठीक है, जल्दी से रिटर्न हो जाता है। पर नॉन रिन्यूएबल इससे पूरा का पूरा उल्टा है, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल जो है वो जल्दी अर्थ को मिल जाता है और उनका मतलब कुछ जो रिसोर्स होता है अनलिमिटेड भी होता है, और नॉन रिन्यूएबल जो है उनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। ये इसकी डेफिनेशन है, लर्न करनी है। एंड इसकी जो रिन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन है ये है, ठीक है, ये भी आपको लर्न करनी है। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है, यानी कि वो ख़त्म हो सकते हैं। ओके, once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, ठीक है। अगर एक बार जो स्टॉक है उनका, मतलब जो उनका अमाउंट है वो ख़त्म हो गया या कम हो गया, तो उनको कई हज़ार साल लग जाएंगे उनको दोबारा से अर्थ पर आने में, ठीक है। समझ में आ रहा है? Since this period is much more longer than human lifespan, such resources are considered non-renewable, ठीक है। यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो ख़त्म हो सकते हैं। एंड अगर एक बार वो अर्थ से पूरी तरीके से ख़त्म हो गए तो उनको कई हज़ार साल लग जाएंगे अर्थ पर दोबारा से आने में। एंड 1000 साल तक तो ह्यूमन बींग्स नहीं जी सकते ना। 1000 साल तक क्या कोई ह्यूमन बींग जिया है या कोई जी सकता है? ऑब्वियसली नहीं जी सकता कोई भी ह्यूमन बींग 1000 ईयर्स तक। इसलिए क्या है कि ये जो लाइफ स्पैन, मतलब ये जो मतलब 1000 ईयर्स तक क्या बिना कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जी सकते हो? नहीं। 1000 ईयर्स को काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड के बीच में आप कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बिना नहीं जी सकते। इसलिए क्या है कि जब आपको उनकी ज़रूरत है तो अगर एक बार उनका स्टॉक ख़त्म हो गया तो आप उनको यूज़ ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो पूरी अर्थ से ही ख़त्म हो गए। एंड इसलिए क्या है कि उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। एंड उनको क्या किया जाता है? उनको अच्छी तरीके से सोच समझ कर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके एग्जांपल हैं। यानी कि कोल जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार अगर कोल जो है वो पूरी अर्थ से, पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया तो उसको बहुत टाइम लगेगा दोबारा से अर्थ पर आने में, लौटने में, ठीक है। 1000 ईयर्स लग जाएंगे उसको, कई हज़ार साल लग जाएंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द
नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, यानी कि देखो कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है, नेचुरल रिसोर्सेज आपको समझा दिया। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होती है। यानी कि जैसे वाटर ले लो, तो वाटर वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि वाटर नेचुरल रिसोर्स है। तो वाटर कहीं कहीं पे कम होता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा, कहीं कहीं पे मतलब एकदम ही कम होता है, जैसे डेजर्ट वगैरह में, ठीक है। तो क्या है कि डिपेंड करता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कहीं कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं पे कम होता है, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग होती है। एंड वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उनके मतलब टेरियन यानी कि इलाका कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का अल्टीट्यूड कैसा है, क्लाइमेट मतलब कि कैसा उनका वेदर है, ठंडा है, गर्म है। क्लाइमेट और वेदर यानी कि क्लाइमेट होता है जो कि एक पर्टिकुलर जगह का बहुत ज़्यादा टाइम से कोई वेदर चल रहा है, कोई एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की एटमॉस्फेयर कैसा है, ठंडी है, गर्मी है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड कैसा है, ऑल्टीट्यूड यानी कि मतलब हाई ऑल्टीट्यूड है या फिर लो ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड यानी कि गर्मी, ठंडी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, यानी कि कहीं पे जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, कहीं पे क्लाइमेट जो है वो गर्म है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफर करती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ वाटर का, तो जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, जिस जगह पे रेनफॉल ज़्यादा होगी तो उस जगह पे पानी ज़्यादा होगा, जिस जगह पे रेनफॉल कम होगी उस जगह पे पानी कम होगा। तो उस पर डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे कम, वो आपकी जगह पर डिपेंड करता है, ठीक है, आया समझ में। एंड ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये मतलब अर्थ पर डिफरेंट जगह है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे। नेचुरल समझ रहे हो, अब ह्यूमन मेड यानी कि जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, ठीक है, ह्यूमन नहीं मतलब जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, ह्यूमन मेड, ठीक है। कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज तभी बन पाता है जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसको चेंज कर दिया जाए। जैसे कि आयरन ओर जो है, यानी कि आयरन ओर होता है जिससे आप आयरन को बनाते हो, ठीक है, जिससे आयरन जो है मिलता है हमें। तो आयरन ओर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिलता है, पर वो नेचुरल रिसोर्स माना नहीं जाता था। आयरन ओर जो है वो पहले रिसोर्स माना नहीं जाता था जब तक लोगों ने उससे आयरन बनाना नहीं सीखा, ठीक है। आयरन ओर क्या था कि आयरन ओर को लोग यूजलेस समझते थे कि इसका कुछ काम नहीं है, ये तो कोई रिसोर्स ही नहीं है। पर फिर क्या हुआ, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था ना, कनेक्ट करो कि फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है नॉर्मल चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज बनती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, आयरन ओर जो था, आयरन ओर भी टाइम के साथ साथ जो है वो एक रिसोर्स बना। पहले आयरन ओर की कोई कीमत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। पर क्या हुआ कि जैसे आगे आगे टाइम बढ़ता गया तो टाइम के साथ ये जो चीज़ थी आयरन ओर जो था वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट हुआ, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज बन पाती हैं, ठीक है। तो आयरन और तब तक कोई रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उससे आयरन बनाना नहीं सीखा, एंड जब लोगों ने उससे आयरन बनाने सीखा तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, यानी कि लोग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, मशीनरी मशीन्स वगैरह बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब क्या करते हैं हम, ये जो कार वगैरह, बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो क्या ये अपने आप चीज़ें आ जाती हैं इनसे? नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज से हम चीज़ें लेते हैं। यानी कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपको ईंट चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपको पत्थर चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, पत्थर, ईंट वगैरह चाहिए आपको बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो वो ईंट और पत्थर कहाँ से मिलेंगे? ईंट और पत्थर के लिए आपको पत्थर और जो हार्ड चीज़ें हैं वो सारी तो नेचर से ही मिलेंगी ना। यानी कि जितनी भी हम ह्यूमन जो चीज़ें बनाते हैं वो सारी उनमें चीज़ें जो है वो नेचर से उनका बेस बनता है, नेचर से उनका बेस बनता है, नेचर से वो दूसरी चीज़ें बनाते हैं एंड फिर हमारी ह्यूमन मेड चीज़ें बनती हैं, ठीक है। आया ना समझ में? ठीक है, तो ये एक पिरामिड बना हुआ है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बेस बनाता है, ओके। जैसे मैंने आपको बिल्डिंग्स बताया कि बिल्डिंग्स जो है वो पत्थर और स्टोन से बनेगी, एंड वो पत्थर और स्टोन हमें कहाँ से मिलेगा? नेचुरल रिसोर्सेज से ही तो मिलेगा। तो ह्यूमंस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए, ठीक है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का क्या एग्जांपल है? बिल्डिंग,
बिल्डिंग क्यों रिसोर्स है? बिल्डिंग हमारे यूज़ में आती है इसलिए वो रिसोर्स है। ब्रिज हमारे यूज़ में आता है इसलिए वो रिसोर्स है। रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारे हमारे यूज़ में आते हैं इसलिए वो रिसोर्स है। एंड ये ह्यूमंस ने बनाए हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, इसलिए वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। आए ना समझ में? इजी टॉपिक। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। टेक्नोलॉजी यानी कि आजकल की पढ़ाई, आजकल के नॉलेज, आजकल के आइडियाज़, ये सारी जो चीज़ें हमारी पूरी टेक्नोलॉजी आप समझते हो ना, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमंस ने तो बनाई। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमंस जो है वो खुद भी एक रिसोर्स हैं, ठीक है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and the टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। अब ये देखो कि जब लोग होंगे तभी वो जो है सारी जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं वो बन पाएंगे, ठीक है। पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो नेचर का बेस्ट यूज़ बनाता है, यानी कि नेचर का पूरी तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज बना सके, डिफरेंट रिसोर्सेज बना सके। जब उनके पास नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, तभी तो वो सारे इन्वेंशन और डिस्कवरी कर पाएंगे, ठीक है। जब उनके पास स्किल होगी, कोई चीज़ करने की स्किल, आप समझते हो ना, कोई चीज़ करने की कला होगी उनके पास कोई, ठीक है, टेक्नोलॉजी होगी इन सब चीज़ों को करने के लिए, तभी क्या है, ह्यूमंस जो है वो नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नेचर को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं दूसरे रिसोर्सेज को बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या है, ह्यूमन बींग्स जो है वो एक स्पेशल टाइप के रिसोर्स हैं, वो एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोग जो है, पीपल जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी देखो कि लोग जो हैं, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको समझाया जा रहा है कि लोग जो है वो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो है ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ह्यूमंस जो है वो अपनी नॉलेज, एजुकेशन, ठीक है, अपनी कलाएं वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं ताकि वो इन्वेंशन कर सकें, डिस्कवरी कर सकें, नए रिसोर्सेज जो है वो निकाल के ला सकें, ठीक है। एंड जब लोग जो हैं, जब इनके पास ये सारी नॉलेज होगी तभी वो रिसोर्सेज बना पाएंगे। एंड ये नॉलेज कौन देता है? एजुकेशन, यानी उनकी एजुकेशन जो है, जब उन्हें पढ़ाई लिखाया जाएगा ह्यूमंस को, तभी जो है वो नई डिस्कवरी और इन्वेंशन कर पाएंगे, नए रिसोर्सेज खोज के ला पाएंगे। इसलिए एजुकेशन और हेल्थ जो है, जब वो ठीक रहेंगे, उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी ह्यूमंस की, तभी वो नई डिस्कवरी कर पाएंगे। जब उनके पास एजुकेशन होगी तभी वो नई इन्वेंशन कर पाएंगे, ठीक है। तो एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो लोग जो हैं उनकी कलाएं बढ़ाना, मतलब कि उनको नई स्किल्स सिखाना, उनको पेंटिंग सिखाना, आर्ट सिखाना, नई मतलब कि उनके बोलने की स्किल्स डेवलप करना, ठीक है। तो ये सारी जब लोगों की स्किल्स डेवलप होंगी तभी वो नए रिसोर्सेज बना पाएंगे। एंड इस चीज़ को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। आया आपको समझ में? लोगों को बढ़ाना यानी कि उनकी नॉलेज को एक्सपैंड करना, उनकी स्किल्स लाना, उनको और नई चीज़ें सिखाना, नई कलाएँ सिखाना, ड्रामा, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें कराना, ताकि वो नए रिसोर्स निकाल के ला सकें। इस चीज़ को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओके। देखो इधर क्या लिखा है कि यहाँ पे आपको कार्टून दिया हुआ है, क्रॉप्स रूइन ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। यानी कि जो साइंटिस्ट है ये क्या बोल रही है कि क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो गए क्योंकि अकाल पड़ गया। क्या मेरे पास कोई मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? दैट्स इट, मतलब कि इतनी न्यूज़ है, ठीक है। इट्स ऑल थैंक्स टू दी नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। यानी कि जब लोगों की नॉलेज होगी, जब उनके पास नॉलेज होगी, उनके पढ़ाई लिखाई होगी, जब एजुकेशन होगी, उनके पास कला होगी, स्किल होगी, तभी वो एक सॉल्यूशन जो है उस पर आ सकते हैं, एक सॉल्यूशन निकाल के ला सकते हैं किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। रीड एंड पॉन्डर, इसका क्या मतलब है? ह्यूमंस आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि ह्यूमंस एक दूसरे पर
नहीं, ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट, सॉरी, ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, यानी कि क्यों डिपेंडेंट है, जो हम सारे लोग हैं वो किन पे डिपेंडेंट है, फार्मर्स पे, ठीक है। हम सब लोग फार्मर्स पे डिपेंडेंट है कि वो हमें कच्चा खाना जो होता है, फूड ग्रेन्स जो होती हैं वो देंगे हमें, ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्ट्स। अब क्या है कि हम सब लोग फार्मर्स पर डिपेंडेंट है खाने के लिए, एंड फार्मर्स साइंटिस्ट पर डिपेंडेंट है, नई नई पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकती है, फार्म प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव कर सकती है, यानी कि फार्म में जितने अमाउंट ऑफ क्रॉप्स उगाई जा रही हैं उसकी नंबर को बढ़ा सकती हैं। ये सारी चीज़ों के लिए साइंटिस्ट पर डिपेंडेंट है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स पे, ठीक है। फार्मर साइंटिस्ट पर डिपेंडेंट है। तो ये देखा आपने कि ह्यूमंस एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है वो लोग, ठीक है। डू यू नो, ठीक है, डू यू नो पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज रिसोर्स, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज द स्किल ऑफ ह्यूमंस दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अभी जितना मैंने आपको ह्यूमन के रिसोर्सेज के बारे में बताया, ये वही चीज़ लिखी है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो नंबर, क्वालिटी, यानी कि लोगों की पॉपुलेशन, लोगों की एबिलिटी, उनके पास क्या क्या मतलब उनके सोचने के तरीके, उनके सोचने कितना वो लोग सोच सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से वो सोच सकते हैं, कितना कितनी एक्सपैंड उनकी नॉलेज है, यानी कि उनकी जो नॉलेज है वो कितनी ज़्यादा है। तो वो सारी जब चीज़ें होंगी तो लोग जो है वो एक रिसोर्स तभी बन पाएंगे जब उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी, जब उनके पास फिज़िकल वो भी होंगे, मतलब फिज़िकली फिट भी होंगे, एंड उनकी हेल्थ अच्छी होगी, एंड उनकी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी होगी, उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, तभी वो एक रिसोर्स बने हुए हैं, ठीक है। रिसोर्सेज, कंजर्विंग रिसोर्सेज का क्या मतलब है, रिसोर्सेज को बचा कर रखना, ठीक है, यानी कि उनका ध्यान से यूज़ करना। अभी देखो मोना का एक नाइटमेयर आया कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो मर गए क्योंकि पानी नहीं बचा, सारा पानी जो है ख़त्म हो गया, सारा दुनिया की बुरी हालत हो गई, सारे एनिमल्स मर गए, ह्यूमंस नहीं बचे, ट्रीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है, पूरा दुनिया में सूखा पड़ गया, उसको ऐसा नाइटमेयर आया। तो जब उसने अपनी अम्मा से पूछा कि क्या ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है, तो अम्मा ने रिप्लाई किया, हाँ ऐसा सच्ची में भी हो सकता है, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पानी, फॉरेस्ट, सॉइल जो है उनको अच्छे तरीके से केयरफुली यूज़ ना करें, ध्यानपूर्वक यानी कि ध्यान से यूज़ ना करें, तो ऐसी चीज़ रियल लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन है ये आपको गिवन है कि रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करना और उनको रिन्यू होने का टाइम देना। ऐसा नहीं कि हम उनको यूज़ करे जा रहे हैं एंड उनको रिन्यू यानी कि उनको अर्थ पर दोबारा लौटने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड जैसा दिखते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो अनलिमिटेड है पर वो अनलिमिटेड होते नहीं है। मैंने आपको समझाया ना अभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाले टॉपिक में कि पानी, फॉरेस्ट और जो सॉइल है वो ऐसा लगता है कि वो अनलिमिटेड है, पर क्या है कि अगर उनको बहुत केयरलेसली यूज़ किया जाए, अगर उनको अच्छी तरीके से ध्यान से यूज़ ना किया जाए, बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ करे जा रहे हैं और उनको दोबारा से अर्थ पर रिटर्न होने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाए उन रिसोर्सेज की, ठीक है। तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दो वो दी हुई है डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डेफिनेशन है एंड यहाँ पे आपको साइड में एक बॉक्स में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन गिवन है, ओके, आपको लर्न करनी है दोनों डेफिनेशंस, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैं आपको समझाती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो उनको तो आपको प्रेजेंट में यूज़ करना ही है, पर क्या करना है, उसको फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है, ठीक है। अगर आपने सारी दुनिया का पानी अभी यूज़ कर लिया, प्रेजेंट में यूज़ कर लिया, तो आप क्या करोगे कि आगे के फ्यूचर के जो लोग आएंगे, आगे के जो फ्यूचर के जो जनरेशन होंगी उनके लिए तो पानी ही नहीं बचेगा ना, ठीक है। तो बस ऐसा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि हमें अच्छी तरीके से सभी रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करना, ताकि फ्यूचर में जो अगली जनरेशन के जो लोग आएंगे, फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं, आगे के जनरेशन में जो लोग आएंगे उनके लिए भी रिसोर्सेज बच सकें, ठीक है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन अभी देखो कि बहुत से तरीके हैं जिससे आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो, बचा के रख सकते हो, केयरफुली यूज़ कर सकते हो, ठीक
ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं किया बड़े अमाउंट में ही करो, पर अगर हर एक पर्सन जो है वो रिसोर्सेज को बचाने लग जाए तो क्या होगा, एक बड़ा चेंज आएगा, अल्टीमेटली एक बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। अगर दुनिया का हर एक नागरिक जो है ऐसे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करने लग जाए तो क्या है कि रिसोर्सेज बच सकते हैं, क्योंकि हम सब जो है वो हम सब एक ही एक्शन करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम सभी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी भी चीज़ें करने लग जाए तो क्या है, एक बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने प्लानट को कैसे बचा सकते हैं, अर्थ को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ अ प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद द एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम टू नेचर दैट नेचर प्रोवाइड, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी है, ओके। अगर हमें अगले जो जनरेशन है, अगले जनरेशन को और मतलब हमारे जो अर्थ है उसको ख़त्म होने से, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो हमें क्या इंश्योर करना चाहिए, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अनलिमिटेड समझ के यूज़ नहीं करना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है कुछ अनलिमिटेड होता है, जैसे सोलर और विंड एनर्जी वो अनलिमिटेड है, पर क्या है कि वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल जैसे जो रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो अनलिमिटेड जैसा दिखते हैं, पर अगर उनका बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से यूज़ किया जाए तो क्या होगा, उनका स्टॉक जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो ख़त्म मतलब उनका जो स्टॉक है वो कम हो सकता है, ठीक है। इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनका जो यूज़ है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि उनको अच्छी तरीके से केयरफुली यूज़ करना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका जो स्टॉक है वो तो लिमिटेड है ही, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व, यानी कि जो डाइवर्सिटी है अर्थ पर लाइफ की, यानी कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स कई कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, कई कई तरीके के एनिमल्स होते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कहा गया है, यानी कि कई कई तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या उनकी लाइफ होती है, ठीक है। तो सभी जो लाइफ है, यानी कि सभी एनिमल्स, सभी प्लांट्स, सभी ह्यूमंस की जो लाइफ है वो प्रीशियस है, इसलिए उनकी लाइफ जो है उसको बचा के रखनी चाहिए, ज़्यादा हंटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके सभी लाइफ को एक समान मान के उनको छोड़ देना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, यानी कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में भी थोड़ा सोचो, उसको डिस्ट्रॉय, उसका खात्मा मत करो, ट्रीज़ को कट वगैरह मत करो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जितनी भी लाइफ है अर्थ पर उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यानी कि जितने भी एनिमल है, जितनी भी स्पीशीज़ है एनिमल की, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, उनकी लाइफ जो है उसके लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। एनिमल्स की हंटिंग नहीं करनी चाहिए, प्लांट्स को भी इतना नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ठीक है, इसलिए उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके लिए भी केयर करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या होती है, कम होती जा रही है। पहले के लोग क्या होते थे, पहले के लोग 100 साल जीते थे, पर क्या है अब तो 50 साल की एज में ही हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 50 साल की एज में भी लोग खांसी जुकाम में हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, पहले तो लोग 120 या 100 साल की एज पर जीते थे, अब क्या है कि उनकी लाइफ जो है उनका ह्यूमन्स का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो गया है, इसलिए क्या है कि ह्यूमन लाइफ को भी अच्छे से अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की जब हेल्थ रहेगी तभी क्या है, ह्यूमंस भी एक रिसोर्सेज है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, इसलिए उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करना चाहिए, जो ह्यूमन लाइफ है उसकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, उनकी भी हेल्थ अच्छी करो। कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, विटैलिटी का क्या मतलब होता है, प्राइड, यानी कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, इसलिए अर्थ की जो विटैलिटी है, मतलब उसका जो प्राउड है, उसका जो प्राइड है, यानी कि उसी पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। उसकी जो इतनी अच्छी इमेज है वो क्या है, उसको डाउन मत करो, उसकी जो डाइवर्सिटी है, यानी कि तरह तरह की जो चीज़ें हैं उस पर, ठीक है, विटैलिटी, उसका जो प्राइड है, उसके अर्थ के प्राइड को बनाए रखो, उस पर जो जीवन है उसको ख़त्म मत करो, उसको पॉल्यूशन मत फैलाओ, अर्थ को पॉल्यूट मत करो, उसकी अच्छी तरीके से केयर करो। मिनिमाइज द डिप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको ख़त्म मत करो, उन डिप्लीकेशन मतलब रिड्यूस करना, ख़त्म करना, ठीक है, तो उसको कम करो, ओके, नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करना कम करो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, यानी कि
हमारी जो एनवायरनमेंट है उसकी तरफ केयर करो, उसकी भी अच्छी भलाई सोचो, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है उसकी तरफ अपने एटीट्यूड चेंज करो, ठीक है। अपनी जो चीज़ें हैं, जो आप एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट के लिए करते हो, उसको चेंज करो। एनवायरनमेंट की और केयर करो, आप एनवायरनमेंट की वजह से ही जिंदा हो, ठीक है। क्या है, तो एनवायरनमेंट की तरफ अपने पर्सनल एटीट्यूड जो है, मतलब आप एनवायरनमेंट की तरफ अपने सोचने के तरीके चेंज करो, ठीक है। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, यानी कि जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं, उनको भी ये बताओ कि एनवायरनमेंट कितनी ज़्यादा प्रीशियस है एंड उसकी केयर करनी चाहिए, ओके। तो चलिए, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अच्छे लगे हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।